मूल या आरंभिक अधिकारिता क्या होती है, देखते हैं। चलिए, उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता में क्या-क्या सम्मिलित है? केंद्र सरकार तथा उनके तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, केंद्र और राज्यों का तथा एक या अधिक राज्यों का विवाद, ये मूल या आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है? अनुच्छेद 32 और 13 का 2। इसके अंतर्गत ये मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कौन-कौन से लेख जारी कर सकता है? तो कौन-कौन जारी करता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेक्षण। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किससे संबंधित परामर्श देता है? तो सार्वजनिक महत्व के किसी मामले में विधिक सलाह, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते और उपरा-संविदा आदि मामलों में परामर्श, ये देता है राष्ट्रपति को न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद के अनुसार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 131। मूल अधिकारों के हनन होने पर कोई व्यक्ति किस न्यायालय में सर्वप्रथम आवेदन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, दोनों में कहीं भी। में किसी उच्च न्यायालय में सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय की अपील उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो अनुच्छेद 32 के तहत होगी। 132 अनुच्छेद 132 के तहत होगी। सिविल विषयों से संबंधित उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 133 से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में की जा सकती है? तो अनुच्छेद उच्च न्यायालय में की जा सकती है अनुच्छेद 133 के 3 के तहत। किसमें? उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 133 के 3 के तहत की जा सकती है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों के विरुद्ध अपील का क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 134 के द्वारा ये आपराधिक मामलों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है उच्चतम न्यायालय को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपील के लिए अविशिष्ट शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 136। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत कौन-कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं? अनुच्छेद ये संबंधित हैं आपके अनुच्छेद 32 से 36 तक। अनुच्छेद 132 से अनुच्छेद 136 तक। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो अपीली। किसके अंतर्गत आएगा? अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय का अपीली क्षेत्राधिकारिता, चलिए देखते हैं। संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अनुच्छेद 132, सिविल संबंधित मामले अनुच्छेद 133, आपराधिक मामले अनुच्छेद 134, विशेष इजाजत से संबंधित अपीली मामले अनुच्छेद 136। पहले क्या है? संविधान की व्याख्या से संबंधित मामले अनुच्छेद 132, संविधान संबंधित मामले अनुच्छेद 133, आपराधिक मामले अनुच्छेद 134, विशेष इजाजत से संबंधित अपीली मामले अनुच्छेद 136। भारत में कौन से न्यायालय अभिलेख न्यायालय कहे जा सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 के तहत। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए परामर्श को देने से मना कर दिया था? तो कौन सा मामला था? ये अयोध्या मंदिर का मामला था। अयोध्या मंदिर मामला 1993। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों या आदेशों में परिवर्तन का अधिकार कहलाता है पुनर्विलोकन की शक्ति। उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये निहित है अनुच्छेद 137 के तहत। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत निहित उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति किसके अधीन है? तो संसद की विधि या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है अनुच्छेद 138 के तहत।
संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को किसी मामले का आंतरिक करने की या अपने पास मंगाने की शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 139 का के तहत। देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 139 का को जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी अधिकारिता क्या कहलाती है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर परामर्श देगा, परंतु ऐसा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए ही बाध्य है। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों की सुनवाई का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध प्रोहिबिशन तो ये मना करना है न्यायालयों द्वारा। निषेध जब कार्रवाई न्यायालय में लंबित हो। उत्प्रेषण तो ये न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय अपने पास मंगवाना। अधिकार परीक्षा को वारंटो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण करने पर न्यायालय द्वारा अधिकार पूछना। प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रीतें दोनों केवल न्यायालयों के लिए जारी की जाती हैं, कार्यपालिका, विधायिका या किसी अन्य के लिए नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की अब तक के सबसे बड़ी पीठ कौन सी है? ये 13 न्यायाधीश में गठित है, तो केशवानंद भारती बाद में। उच्चतम न्यायालय की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी? तो गोलकनाथ केस में। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए अनुच्छेद 132, 33 तथा 134 एक के गा किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी करता है? तो अनुच्छेद 134 का के तहत। किसी विषय में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 134। किसी विषय में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 134। दांडिक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में कब हो सकती है? जब उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड का आदेश दिया हो। किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल कार्रवाई में दिए गए आदेश या डिक्री आदि की अपील उच्चतम न्यायालय में किन आधारों के लिए की जा सकती है? तो जब उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो, क्या प्रमाणित कर दिया हो? कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न सम्मिलित है, उसकी राय में वह प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसे वाद जो लोकहित के लिए उद्देश्य से न्यायालय में पेश किए जाते हैं या जो अपनी निर्धनता व अन्य कारणवश न्यायालय से न्याय प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उनकी विधिक या संवैधानिक अधिकारों को लागू कराने के लिए लाया गया वाद ही लोकहितवाद कहलाता है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी कब? न्यायिक पहल द्वारा 1980 में। लोकहितवाद को प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? तो न्यायाधीश PN भगवती तथा न्यायाधीश कृष्ण अय्यर साहब। भारत में लोकहितवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो भागलपुर, बिहार से। लोकहितवाद किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकहितवाद की अवधारणा अपनाने का कारण उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यापक हो गई? तो इसमें देखिए मिसिंग है, चलिए आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय नागरिकों के अधिकारों की संरक्षित करने में सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा
बेहतर स्थिति में है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? न्यायालय के आदेशों को जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना, अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। न्यायाधीशों की वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। भारत के न्यायाधीश को साधारण बहुमत से नहीं हटाया जा सकता। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है? यदि विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान के अन्यत्र कहीं रखा जाए। कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था? जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ ली जाती है। मैं अमुक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। भारत में किनको अभिलेखीय न्यायालय की संज्ञा दी जाती है? तो उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों के। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान में अनुउल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो ये कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और 227। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में सुधारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। सुधारात्मक याचिका का प्रावधान सर्वप्रथम किस मामले में लाया गया था? तो रूपा अशोक हुर्रा मामले में। न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे अवैध या असंवैधानिक घोषित करना। सर्वोच्च न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से उद्धृत किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ से है? तो भारत और यूएसए दोनों में है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार क्या आधार है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? यह अनुच्छेद 141 के तहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा संसद की विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के विनियमन के लिए नियमों का उपबंध किसके अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 145 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा यहाँ के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियां की जाती है? अनुच्छेद 146। भारतीय संविधान के अभिभावकत्व किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की
अधिकारिता में आते हैं, तो ये मूल अधिकारों का परिवर्तन, मूल अधिकारों में का परिवर्तन। विधायी शक्तियों को संघीय सूची में समष्टि किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास में। PIL का पूरा नाम क्या है? तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो न्यायिक पहल द्वारा हुई। TDSAT के निर्णयों की चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक आदेशन किया। तो खंड 1 अनुच्छेद 143 के तहत। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? KG बालाकृष्णन। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे लंबी अवधि तक कार्य करने वाले न्यायाधीश कौन हैं? तो YV चंद्रचूड़। कौन है? YV चंद्रचूड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ हैं। ये YV चंद्रचूड़ हैं, उन्हीं के पुत्र हैं DY चंद्रचूड़, धनंजय V चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक ये 2024 में कौन है? DY चंद्रचूड़ है। YV चंद्रचूड़ उस समय सबसे लंबी अवधि तक रहे। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कार्य करने वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमल नारायण सिंह। देश में पहला चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 4 अगस्त 2007 को KG बालाकृष्णन द्वारा हुआ था। उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीशों को देख लेते हैं। कार्यकाल और उनका नाम फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक। सुजाता मनोहर 8 नवंबर 1994 से 27 अगस्त 1999 तक। रूमा पाल 28 जनवरी 2000 से 2 जून 2006 तक। ज्ञान सुधा मिश्रा 30 अप्रैल 2010 से 27 अप्रैल 2014 तक। रंजना देसाई 30 सितंबर 2011 से 29 अक्टूबर 2014 तक। आगे देखिए R भानुमति, ये 13 अगस्त 2014 से 19 जुलाई 2020 तक। इंदु मल्होत्रा 7वें क्रम की हैं, ये 27 अप्रैल 2018 से 13 मार्च 2021 तक। इंदिरा बनर्जी 7 अगस्त 2018 से 23 सितंबर 2022 तक। हिमा, ये 9वें क्रम की हिमा कोहली 31 अगस्त 2021 से 1 सितंबर 2024 तक। 20वें क्रम में BV नागरत्ना 31 अगस्त 2021 से ये 29 अक्टूबर 2027। और ये बेला त्रिवेदी, ये आपके 31 अगस्त 2021 से 9 जून 2025 तक। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में क्या अंतर है, ये देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय संघीय न्यायालय है, इसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। इनकी संख्या में वृद्धि हो सकती है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा बढ़ाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय में रह चुका हो या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु 10 न्यायिक पद पर एवं 10 वर्ष तक ही अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के
न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में पद तक धारण किए रहते हैं और इसमें उच्च न्यायालय में 62 वर्ष तक। मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का 2,50,000 रुपये मासिक वेतन होता है। वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन 2,50,000 से अन्य का जो होता है 2,25,000 रुपये होता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि भारत की संचित निधि पर आधारित होती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर होती है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों पर रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत इन मूल अधिकारों सहित अन्य प्रयोजनों पर रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श दे सकता है। उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति के परामर्श पर देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति को परामर्श देगा। सर्वोच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है और उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। निवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तथा ऐसे अन्य उच्च न्यायालय जिसमें उसने स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है को छोड़कर किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। आगे उच्च न्यायालय है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।